इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस फ्यूचर को दिखाते हुए जब इंसान काफी डेवलप हो चुके थे, यहाँ तक कि इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग प्लैनेट को एक्सप्लोर करना भी स्टार्ट कर दिया था। और अब तो इंसान पृथ्वी के अलावा भी और भी कई सारे प्लैनेट्स पर अपनी कॉलोनी बना रहे थे, क्योंकि पृथ्वी पर एक समय के बाद पावर्स और रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें किसी अलग प्लैनेट की जरूरत होगी जहाँ पर वो इंसानी सभ्यता को वापस से रीजनरेट कर सके। इसी तरीके से लगातार कई सालों तक रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को एक प्लैनेट मिल भी जाता है जिसका नाम सीरीज 6b था। दरअसल इस प्लैनेट का पूरा इन्वायरमेंट अर्थ जैसा था जिसमें कि इंसान बड़ी आराम से रह सकते थे। और अब तो यहाँ कई सारे इंसानों को ट्रांसफर भी कर दिया जाता है जो इस पूरे प्लैनेट की जांच करे और अपनी कॉलोनी बनाए। ये पूरा प्रोजेक्ट एनईबी कॉर्पोरेशन नाम की एक प्राइवेट कंपनी चला रही थी जिसने की इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होता है। और उस सीरीज 6b प्लैनेट के ऊपर जो भी लोग होते हैं वो एनईबी कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। दरअसल एनईबी कॉर्पोरेशन इसीलिए इतना इंटरेस्ट दिखा रही है क्योंकि उन्हें पता चला है कि इस प्लैनेट पर कुछ ऐसे प्रीमियम धातु पाए जाते हैं जिनसे एनर्जी जनरेट की जा सकती थी और ये सारी चीजें पृथ्वी पर बिल्कुल नहीं मिलती। इसीलिए अब एनईबी कॉर्पोरेशन वाले पूरी तरीके से इस प्लैनेट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, जिससे कि अब प्लैनेट के अंदर माइनिंग की जाने लगी और कई सारे धातुओं को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि ये सारी चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती क्योंकि उन धातुओं को बाहर निकालने से प्लैनेट का एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा था। इन सारी चीजों के बारे में वहाँ के वैज्ञानिक और कई लोगों ने एनईबी कॉर्पोरेशन को कंप्लेन करने की भी कोशिश की, लेकिन एनईबी वाले अपना फायदा देख रहे थे। ये सारी चीजें प्लैनेट के एनवायरनमेंट पे किस तरीके से असर कर रही हैं, इसका उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब तो दो ग्रुप्स बन चुके थे। पहले ग्रुप में एनईबी कॉर्पोरेशन वाले जो अपने मिशन को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे होते हैं और उन धातुओं को निकालते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो सारे वैज्ञानिक और रिसर्चर्स थे जिन्हें की पता था कि इन धातुओं को बाहर निकालने से इस प्लैनेट का भी एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा और अर्थ के बाद तो यही एक हैबिटेबल प्लैनेट मिला होता है जहां वो इंसानों की नई सभ्यता बसा सकते हैं। इसीलिए अब एनईबी कॉर्पोरेशन वालों के रिसर्च से इस प्लैनेट को बचाना जरूरी है। दोनों ही ग्रुप्स के बीच अब तो घमासान लड़ाई स्टार्ट हो गई जिससे कि वो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। अब तो उस प्लैनेट पर हुए विवादों के कारण पृथ्वी पर भी जंग का माहौल चालू हो गया था। कई लोग एनईबी कॉर्पोरेशन के साथ थे और कई लोग उसके अगेंस्ट। इसी वजह से चारों तरफ दंगे फसाद होने लगे थे। वो कुछ ही समय के अंदर उसका एनवायरनमेंट बहुत ही बेकार हो गया था। ये सारी चीजें एनईबी कॉर्पोरेशन की माइनिंग की वजह से ही हो रही थी और अब उस प्यारे प्लैनेट की सारी जगह एकदम से बंजर बन जाती है। वो सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को लगता था कि ये एनईबी कॉर्पोरेशन वाले हमें भी खत्म कर देंगे। इसीलिए उन सभी ने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा एआई सिस्टम बनाया जो टेक्निकली एक छोटा सा रोबोट होता है और इन छोटे छोटे एआई रोबोट्स को स्क्रीमर्स कहा जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि उन्होंने इस तरीके से बनाया होता है कि ये एआई रोबोट अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी कि समय के साथ साथ इनकी आबादी बढ़ती जाएगी। वो सभी वैज्ञानिक और रिसर्चर्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बंकर में रहा करते थे और उन्हें एनईबी कॉर्पोरेशन वालों से बिल्कुल भी खतरा न हो, इसीलिए उन्होंने वही सारे स्क्रीमर रोबोट जमीन में छोड़ दिए थे। दरअसल इन रोबोट्स को उन सभी वैज्ञानिकों ने एनईबी कॉर्पोरेशन वालों के सोल्जर्स को मारने के लिए बनाया था। दरअसल ये सारे एआई स्क्रीमर रोबोट जमीन के अंदर रहकर एक वाइब्रेशन छोड़ते थे जिससे कि उन्हें जमीन के ऊपर रहने वाले इंसानों की हार्ट बीट के डिटेक्शन मिल जाते हैं और फिर वो उनके ऊपर अटैक करके उस इंसान को जान से मार देते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने खुद के बचाव के लिए एक ऐसा बैंड बनाया था जिसमें से जो सिग्नल्स निकलते थे वो हमारे हार्ट बीट के डिटेक्शन को एकदम कैंसिल कर देते हैं, यानी कि जो भी उस सिग्नल निकलने वाले बैंड को पहनेगा स्क्रीमर्स उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। और यही टेक्नोलॉजी की वजह से उन सभी की जान अब तक बच पाई है। नहीं तो एनईबी कॉर्पोरेशन वाले तो तब से ट्राई कर रहे थे कि वो सारे वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को जान से मार दें। अब हमें सीरीज 6b प्लैनेट पर प्रेजेंट टाइम का समय दिखाया जाता है। सभी वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का एक बड़ा सा बंकर था जिसके अंदर वो रहा करते थे। तभी हमें बाहर की तरफ एक एनईबी कॉर्पोरेशन का सोल्जर दिखाई देता है जो कि उनके ऊपर हमला करने के लिए बंकर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर क्या छुपा कर रखा है। अब एक स्क्रीमर को उस एनईबी कॉर्पोरेशन वाले सोल्जर्स के हार्ट बीट्स मिल जाते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही जमीन से बाहर आकर उस पर अटैक करने लगा। वो सोल्जर भी गन की मदद से उनके ऊपर फायर तो करता है, लेकिन स्क्रीमर्स की बॉडी इतनी ज्यादा नुकीली थी कि उसने उसका हाथ ही काट दिया था। देखते ही देखते वो स्क्रीमर्स एनईबी कॉर्पोरेशन के सोल्जर को जमीन के अंदर लेकर चले जाते हैं और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्क्रीमर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं और उन्हें किस इंटेंशन से बनाया गया है। अब हमें उन सारे वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की टीम को दिखाया जाता है जिन्हें की अलायंस कहा जाता था। अब उन अलायंस कमिटी के दो हेड्स जिनका नाम जो और चक होता है, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि इतना समय बीतने के बाद भी एनईबी कॉर्पोरेशन ने कोई हमला नहीं किया, यानी कि ऐसा
ऐसा हो सकता है कि उनके पास अब रीजन खत्म हो गए होंगे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। और हाल ही में जो और चक को एनईबी कॉर्पोरेशन के सबसे हेड मेंबर जिनका नाम रिचर्ड होता है, उनसे एक लेटर मिला था जो कि उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। यानी कि वो पूरी तरीके से दोनों ग्रुप्स के बीच जो भी तनाव और लड़ाई चल रही है उसे खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस बात पर जो और चक काफी ज्यादा सोचने लगे थे। उन्हें एक तरीके से ये प्लान अच्छा लग रहा था क्योंकि अब प्लेनेट पर पहले से ही इतने कम लोग बचे हैं। अगर हम इसी तरीके से लड़ाई करते रहे तो दोनों ही ग्रुप्स एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जो और चक बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये डिसीजन पर आते हैं कि वह पूरी तरीके से इस लड़ाई को बंद कर देंगे एनईबी कॉर्पोरेशन के खिलाफ। अब यहाँ जो और चक पृथ्वी पर मौजूद अपने हेड मेंबर से बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। उनका नाम मिस्टर ग्रीन होता है जो अलायंस ग्रुप के बहुत ही बड़े हेड मेंबर्स होते हैं। मिस्टर ग्रीन ने तो अलायंस के सारे मेंबर्स को ये बताया कि एनईबी कॉर्पोरेशन वालों ने एक दूसरा प्लैनेट ढूंढ लिया है। उसका नाम सीरीज 7 था। उस प्लैनेट पर सीरीज 6 जैसे ही कई सारे धातु पाए जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं है। यानी कि अगर एनईबी कॉर्पोरेशन वाले उस प्लैनेट पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन और माइनिंग करे तो वहां रहने वाले लोगों को भी कोई खतरा नहीं होने वाला था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी पूरी फोर्स लेकर सीरीज 7 प्लैनेट पर चले जाएंगे। यहाँ पृथ्वी पर भी सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं और उनके बीच का तनाव पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यानी कि एक तरीके से एनईबी कॉर्पोरेशन वाले पीछे हट रहे हैं। इस बात से जो और चक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब सारी चीजें ठीक होने के बाद वो पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं, क्योंकि अब तो इस प्लैनेट पर बहुत ही कम लोग बचे हुए थे और उन सबका भी मन नहीं लगता था। एटलीस्ट यहाँ पर जितने भी धातु निकाले गए हैं वो उन्हें पृथ्वी पर लेके जाके एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। मिस्टर ग्रीन का होलोग्राम ये सारी बातें बताकर तुरंत ही गायब हो जाता है और अब सारे अलायंस के मेंबर्स इतना ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि ये लड़ाई वो कई सालों से लड़ रहे थे, जिससे उन्हें अब लग रहा था कि जमीन में फैलाए गए सारे एआई स्क्रीमर्स की भी अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वो तो सारी पैकिंग करने लगे थे अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए। लेकिन कुछ ही देर के अंदर अचानक एक स्पेसक्राफ्ट उनकी बेस पर आकर गिर जाता है। वो स्पेसक्राफ्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, जिसके अंदर 20 से 30 लोग मौजूद थे। हालांकि इस क्रैश लैंडिंग के अंदर जेफरसन नाम के एक आदमी के अलावा कोई भी नहीं बचता। अलायंस के सारे मेंबर्स तुरंत ही उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर चेक करने चले गए कि वहां क्या मौजूद है। तब उन्हें एक शॉकिंग रियलिटी पता चलती है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद था जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज किया जाता है। पर आखिरकार चारों तरफ जंग रुक चुकी है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा था। जो और चक तो जेफरसन से ये सारी बातें पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है और तुम ये रिएक्टर लेकर कहाँ जा रहे थे। तब जेफरसन शॉक होकर कहता है कि ये मैं सीरीज 7 प्लैनेट पर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वहां भी अब जंग चालू हो चुका है। जो और चक तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे कि आखिर जंग कैसे चालू है। सारी जगह तो शांति हो गई है और एनईबी कॉर्पोरेशन पीछे हट रही है। लेकिन जेफरसन ने साफ साफ बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शायद एनईबी कॉर्पोरेशन की कोई चाल होगी जिससे कि आप लोगों को गुमराह करके कमजोर किया जाए। पृथ्वी पर भी एनईबी कॉर्पोरेशन ने अपने सोल्जर्स की मदद से आपके लीडर को जान से मार दिया। यानी कि मिस्टर ग्रीन की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। जो और चक को तो पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि जिस मिस्टर ग्रीन के होलोग्राम से उन्होंने अभी अभी बात की वो जरूर एनईबी कॉर्पोरेशन वालों की कोई चाल हो सकती है। यानी कि अब तो हालात पहले से ज्यादा खराब हो चुके थे। जो ने डिसीजन लिया कि वो ये सारी बातें अपने बाकी मेंबर्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे उनके अंदर एक डर का माहौल क्रिएट हो सकता था। अगर उन सारे मेंबर्स को पता चल गया कि पृथ्वी पर उन सभी की फैमिली खतरे में है, तो फिर वो सब ये मिशन करना बंद करके अपनी पृथ्वी पर जाने की मांग करने लगेंगे। इसीलिए अब जो अपने ही साथियों से ये सारी बातें छुपा लेता है। लेकिन जो को यहाँ पृथ्वी पर जाने का किसी भी तरीके से रास्ता तो ढूंढना ही होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद जो चक से बात करते हुए कहता है कि हमें एनईबी का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भले ही वो अपने सारे लोगों को यहाँ बेचकर रेडियो एक्टिव धातु की माइनिंग करे, लेकिन इससे हमें पृथ्वी पर जाने का मौका तो मिलेगा। इसी विजन को लेकर जो निकल पड़ता है एनईबी के पास ही वाले हेडक्वार्टर की तरफ। जो ने तो साथ में जेफरसन को भी ले लिया था, जो उसकी मदद करेगा इस पूरे जर्नी में, जिसके साथ साथ वो अपने बेस में भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ जो और जेफरसन को सबसे बड़ा खतरा था उन सारे स्क्रीमर्स का, जो कि अभी उस प्लेनेट की जमीन के अंदर मौजूद थे और अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। हालांकि जो पूरी तैयारी के साथ निकला था, उसने वो सारे बैंड्स भी रखे होते हैं जिससे कि उनके दिल की धड़कन सुनाई नहीं देगी और वो बड़ी आसानी से स्क्रीमर से बचते हुए एनईबी के बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे। जो और जेफरसन जब बाहर निकलते हैं तो वो पूरी जगह एकदम बर्फ से ढकी हुई थी। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कम होता है और ये सारे एनवायरमेंट चेंजेस उन्हीं सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से हुआ था, जिससे कि इस सीरीज 6 प्लैनेट का इकोसिस्टम पूरी तरीके से हिल गया। हालांकि ये बात सिर्फ अलायंस ग्रुप को ही पता थी कि
ये प्लेनेट हमारा नया अर्थ बन सकता है अगर हम इस प्लेनेट को अच्छी तरीके से आगे लेकर जाएं। लेकिन एनईबी कॉर्पोरेशन वाले सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। लेकिन अभी भी ज्यादा कुछ देर नहीं हुई है। इसी विजन को लेकर अलायंस वाले पूरी लड़ाई कर रहे थे। अब यहाँ जो और जेफरसन लगातार आगे के रास्ते पर चलते जा ही रहे थे, तभी उन्हें साइड में एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि अपने डॉल को पकड़कर बैठा हुआ था। जो और जेफरसन तो तुरंत ही उस लड़के के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आखिर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जगह अब ऐसी बन चुकी है जहाँ कोई भी सिविलियन अब तक जिंदा नहीं रह पा रहा था। फिर आखिर ये बच्चा यहाँ पर इतने दिनों तक सरवाइव कैसे कर पाया, ये बात जो को समझ में नहीं आती। लेकिन वो उस बच्चे को लेकर एक गर्म वाली जगह पर चला गया जहाँ पर उसने आग जलाई और एक रात यहीं रुकने का डिसाइड किया। जो तो उस लड़के से बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वो लड़का काफी डरा होता है। वहीं दूसरी तरफ जेफरसन तो अपने फ्यूचरिस्टिक गॉगल लगाकर अडल्ट मूवी देख रहा होता है और साथ ही साथ काफी मजे कर रहा होता है। उसके सारे बॉडी पार्ट्स एकदम से ठीक हो गए थे क्योंकि उसे काफी मजा भी आ रहा था। लेकिन उन सभी को जरा भी आइडिया नहीं होता कि मजा के साथ साथ उस जगह पर कोई और भी आ रहा है जिससे उनकी जान भी जा सकती है। अचानक जमीन में से एक छोटा सा स्क्रीमर बाहर निकलता है और वो जेफरसन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी ये सारी चीजें जो ने पहले ही देख ली होती हैं। उसने तुरंत ही जो को वहां से साइड हटाया और अपनी गन निकाल ली, जिससे कि वो पास आने वाले स्क्रीमर को लगातार मारने लगा। गोली एकदम अच्छी जगह पर लगी होती है, इसीलिए वो स्क्रीमर वहीं पर धाराशायी हो गया। जो ने तो स्क्रीमर के पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया था क्योंकि वो काफी खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ वो जेफरसन की लापरवाही के लिए उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। लेकिन जो को ये समझ में नहीं आता क्योंकि उसने तो जेफरसन और सभी को वो बैंडेज पहनाया था जिससे कि उनके हार्ट बीट्स उन स्क्रीमर्स को पता ना चल सके। लेकिन ये सब के बावजूद भी स्क्रीमर हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। जो तो डायरेक्टली उस स्क्रीमर के बॉडी पार्ट्स को चेक करने लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तब जाकर जो को रियलाइज होता है कि अलायंस की टीम ने इन स्क्रीमर्स के अंदर जो चिप इंक्लूड की थी वो पहले से किसी ने मॉडिफाई कर दी है, यानी कि इस प्रकार की प्रोग्रामिंग उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी। ये स्क्रीमर के अंदर तो काफी सारी चेंजेस की गई हैं जिससे कि ये हमारी मैनिपुलेशन से उल्टा काम कर रहा था। अब ये सारी चीजें किसने की और कैसे की ये बातें तो जो को नहीं पता होती, लेकिन उसे एक बात पता थी कि जेफरसन एकदम लापरवाह आदमी है। जो तो जेफरसन को उसकी इस गलती के लिए काफी ज्यादा डांटता भी है और मारता भी है। जो ने तो जेफरसन के अडल्ट वाले ग्लासेस ले लिए और उसे तुरंत ही तोड़ दिया। जेफरसन इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अब वो उन लड़कियों को कैसे देखेगा। वो छोटा लड़का जिसे कि जो ने रेस्क्यू किया था वो भी ये सारी चीजें पहली बार देख रहा था, जो पहले से काफी ज्यादा डरा हुआ फील कर रहा होता है। अब यहाँ रात बीतने के बाद जो जेफरसन और वो छोटा लड़का अपने रास्ते से आगे बढ़ने लगे थे एनईबी के बेस कैंप की तरफ। वो तीनों तो लगभग एनईबी के बेस कैंप तक पहुंच गए होते हैं जो काफी बड़ा था। अब वो सब जैसे ही एनईबी कॉर्पोरेशन के में बढ़ने लगे थे, तभी अचानक एनईबी कॉर्पोरेशन का एक सोल्जर उनके ऊपर नजर रखता है और खतरा दिखते ही अपने स्नाइपर की मदद से एक फायर कर देता है। ये गोली जो और जेफरसन को नहीं बल्कि डायरेक्टली जाकर उस छोटे बच्चे को लगती है। वो छोटा बच्चा काफी दूर जाकर गिर गया था। इस बात से जो और जेफरसन काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों उस लड़के के थोड़ा पास आए तब पता चला कि ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है। जो को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये एआई रोबोट्स इतनी भी रियल हो सकते हैं कि इंसान और उन रोबोट्स के बीच डिफरेंशिएट ही न किया जा सके। अब इतने सालों में उन स्क्रीमर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए ये तो जो को भी नहीं पता होता। और अब फिलहाल के लिए जो और जेफरसन अपनी जान बचाकर एनईबी के बेस कैंप के अंदर चले गए थे। एनईबी के बेस कैंप में पहुंचते ही वो सभी लोग वहां की कमांडिंग ऑफिसर जेसिका से मिलते हैं। जेसिका जो और जेफरसन को बता रही थी कि हमने हमला जानबूझकर कराया। दरअसल बात ये होती है कि एनईबी के इस बेस सेंटर में सारे लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ वहां पर जेसिका, बेकर और रॉफ नाम के कुछ आदमी मौजूद थे जो कि जिंदा होते हैं। ये सारी चीजें उन खतरनाक स्क्रीमर्स ने ही की थी जो कि अब काफी एडवांस हो चुके हैं पहले से। जो तो ये सारी चीजें सुनकर एकदम शॉक हो गया क्योंकि स्क्रीमर्स तो सिर्फ जमीन के ऊपर आने वाले इंसानों पर ही हमला करते हैं। तब जाकर जेसिका जो को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ये स्क्रीमर्स उतने समय में काफी डेवलप हो चुके हैं और जो बच्चा तुम्हें रास्ते में मिला था वो टाइप 3 का स्क्रीमर है जो कि मॉडिफिकेशन की सबसे टॉप लेवल पर आता है। कुछ समय पहले हमारा एक ऑफिसर एक बच्चे को यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि वो काफी घायल लग रहा होता है। सभी को देखने पर यही लगा था कि वो बच्चा एक सिविलियन है, इसीलिए उसे कमांड सेंटर के अंदर लेकर चले गए। लेकिन वो डेविड नाम का बच्चा और कोई नहीं टाइप 3 का स्क्रीमर था जिसने कि इंसान का रूप धारण कर लिया होता है और उसने अपने पावर्स की मदद से वहाँ मौजूद सारे के सारे लोगों को मार दिया। इस बात से जो और जेफरसन पूरी तरीके से चौंक जाते हैं क्योंकि जो बच्चा उन्हें रास्ते में
मिला था वो भी एक टाइप 3 का स्क्रीमर ही था। यानी कि ये स्क्रीमर्स इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि ये इंसानों का रूप धारण करके उन्हें खत्म कर देते, और साथ ही साथ जो ने जिस हैंड बैंड को बनाया था कि इससे वो स्क्रीमर्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सारे स्क्रीमर्स तो उससे भी इम्यून हो जाते हैं। अब यहाँ जो जेसिका को बता रहा था कि मुझे उस कमांडिंग सेंटर में लेकर चलो क्योंकि मैं उस रोबोट की जांच करना चाहता हूँ, लेकिन जेसिका बता रही थी कि वो टाइप 3 के स्कीमर्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि एक आदमी उसे संभाल ही नहीं सकता। उन्हें मारने के लिए कई सारे सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बेकर, रॉफ्ट और जेफरसन भी जो के साथ वहां जाने का डिसाइड करते हैं। कैसे भी करके अब कमांडिंग सेंटर का डोर ओपन कर दिया गया था, जिसके अंदर वो सारे लोग अंदर की तरफ जाने लगे। सभी लोगों के पास गन मौजूद थी और अब अचानक उनके सामने लेवल 1 का स्क्रीमर आ जाता है। वो सभी के ऊपर हमला करने ही जाता, तभी जो ने तुरंत ही अपने रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए उसके ऊपर फायर कर दिया था, जिससे कि वो स्क्रीमर फिलहाल के लिए तो मर जाता है, लेकिन बाकी लोगों को रियलाइज हो गया कि ये कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर उनका जरा सा भी ध्यान हटा तो ये स्क्रीमर्स उन्हें जान से मार देंगे। जो ने अब उस लेवल 1 के स्क्रीमर का चिप निकाल लिया था और उसके पास बाहर मिले हुए उस बच्चे यानी कि लेवल 3 स्क्रीमर्स का भी चिप मौजूद होता है, जो तुरंत ही एक माइक्रो सिस्टम के पास पहुंच गया जिसके अंदर वो दोनों चिप के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तब जाकर जो को रियलाइज होता है कि इन दोनों में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अलायंस की टीम ने जो स्क्रीमर्स बनाए थे वो तो अब लेवल 1 से भी नीचे आते हैं, यानी कि लगातार इनके अंदर डेवलपमेंट होते चले गए और अब ये यहाँ तक पहुंच गए हैं। पर अभी भी जो को ये नहीं पता होता कि लेवल 2 का स्क्रीमर कौन है और वो कैसा दिखता है। उन सभी को सबसे ज्यादा खतरा लेवल 3 के स्क्रीमर से ही होने वाला था, क्योंकि वो किसी भी नॉर्मल इंसान का रूप धारण कर सकते थे और उनके ऊपर हमला कर सकते थे। अब लगातार आगे बढ़ते हुए जो के सामने वही लेवल 3 का स्क्रीमर आ गया था, जो तुरंत ही अपनी गन निकालता है और उसके ऊपर फायर करने लगता है, क्योंकि अगर जरा से भी देरी की तो वो स्क्रीमर उसे जान से मार देंगे। उनकी संख्या तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना कमांड सेंटर के अंदर बेस बना लिया था। जो तुरंत ही अपनी जान बचाते हुए बाकी लोगों के पास पहुंच जाता है, जो कि काफी डरे हुए थे। अब जो को यहाँ पर जेसिका का एक साथी रॉफ मिलता है, जो काफी डरा हुआ लग रहा था। वो लगातार एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना है। जो को थोड़ा सा शक होने लगा कि आखिर ये रॉफ्ट ऐसे क्यों बात कर रहा है। वो तो थोड़े मोड़े शब्द के अलावा और कुछ बात कर ही नहीं रहा था। तभी उस जगह पर बेकर और जेसिका आ जाते हैं, जो कह रहे थे कि उन्हें लेवल 2 के स्क्रीमर के बारे में पता है। दरअसल लेवल 2 के स्क्रीमर्स के पास बोलने की वोकैबुलरी नहीं होती। वो ऑलमोस्ट लेवल 3 के ही जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ यही एक कमी होती है। जो की नजर सीधा रॉफ की तरफ गई, क्योंकि वो भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। इसीलिए अब बिना देरी किए जो ने एक चाकू निकाला और तुरंत ही रॉफ के बॉडी पर मार दिया। जो का निशाना और अंदाजा एकदम करेक्ट होता है। रॉफ ही लेवल 2 का स्क्रीमर था, जो उनके बीच रहकर मारने की प्लानिंग कर रहा था। इस बात से तो जेसिका के टीम मेंबर्स भी एकदम चौंक गए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें उन्हें पहले ना पता होती तो सारे लोग मारे जाते। अब जो को लगने लगा कि ये पूरी जगह खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए उन्हें यहाँ से निकलकर अपने अलायंस के बेस कैंप में पहुंच जाना चाहिए। जो तुरंत ही जेफरसन, जेसिका और उसके बचे हुए सभी साथियों को लेकर अपने अलायंस के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगता है। वो सभी लोग जमीन पर मौजूद छोटे छोटे स्क्रीमर्स को कैसे भी ब्लॉक करते हुए अलायंस के बेस कैंप तक बढ़ने लगे थे। कुछ देर बाद वो सब वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं, जहाँ अब जो अपने साथी चक को कह रहा था कि तुम गेट ओपन करो, लेकिन यहाँ पर चक भी एक ही बात दोहरा रहा होता है कि तुम दरवाजे के क्लोज आओ, जिसे कि मैं ओपन कर दूंगा। इन सारी बातों से अब जेसिका और उसके साथियों को शक होने लगा, इसीलिए वो जो को रुकने के लिए कहते हैं, पर जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। अब अचानक जैसे ही डोर ओपन हुआ तो उसके अंदर से काफी सारे लेवल 3 के स्क्रीमर्स बाहर निकलते हैं, जिन्होंने उसी बच्चे का रूप धारण किया था जिसके साथ जो और जेफरसन पहले मिले हुए होते हैं। वो सारे लेवल 3 के स्क्रीमर्स तो अब लगातार उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, यानी कि उन्होंने अलायंस के बेस कैंप पर हमला करके सभी को मार दिया है। जो और उसके साथ मौजूद सभी लोग अपनी गन की मदद से उनकी तरफ फायर करने लगे, लेकिन उन स्क्रीमर्स की संख्या तो जैसे बढ़ती ही जा रही थी और वो उनकी तरफ आते जाते हैं। अब जो यहाँ पर समझ चुका था कि उनके सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए उसने एक माइक्रो मिसाइल तुरंत ही फायर कर दी थी अपने बेस कैंप की तरफ। मिसाइल बेस कैंप पर लगते ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे कि अलायंस का पूरा बेस कैंप वहां डिस्ट्रॉय हो चुका था। अंदर मौजूद कई सारे स्क्रीमर्स भी खत्म हो चुके थे, पर इस धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बेकर को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। वो चारों के चारों लोग नीचे आकर गिर जाते हैं। जेफरसन तुरंत ही घायल हुए बेकर को जैसे ही देखने गया, तभी अचानक पता नहीं क्यों बेकर ने उठकर
आकर जेफरसन को जान से मार दिया। यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि बेकर भी कोई इंसान नहीं बल्कि लेवल 2 का स्क्रीमर था जिसने कि रियल वाले बेकर को मार दिया और उसकी बॉडी के स्किन अपने बॉडी पर लगा ली। और अब तो जो के सामने जेफरसन भी मारा जाता है। जो ने तो ये देखते ही तुरंत अपनी गन उठा ली और बेकर को गोली मारने लगा। बेकर जो अब पूरी तरीके से स्क्रीमर होता है उसकी बॉडी के 2 पार्ट्स हो चुके थे, यानी कि अब वो खत्म हो जाता है। उस पूरे धमाके के बाद सिर्फ जेसिका और जो ही बचे होते हैं। जो को तो अब शक होने लगा था कि कहीं जेसिका भी उन्हीं की तरह एक स्क्रीमर तो नहीं है, इसीलिए जो ने आकर जेसिका के हाथों पर एक कट लगा दिया। जेसिका के हाथ से थोड़ा खून निकल रहा होता है जिससे कि ये कंफर्म हो गया कि जेसिका एक स्क्रीमर नहीं है बल्कि वो तो एक इंसान थी। अब यहाँ जो जेसिका से बातें कर रहा होता है कि अलायंस का हेडक्वार्टर तो खत्म हो गया, लेकिन अलायंस वालों ने एक सीक्रेट स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर छुपा कर रखा है जिसे कि वो लॉन्च करके पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं। इसी आइडिया को लेकर जो और जेसिका आगे बढ़ने लगी थी उस स्पेस क्राफ्ट का पता लगाने के लिए। अब वो दोनों लगातार इतनी ठंड में ट्रेवल करते हुए उस बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर अलायंस वालों ने अपनी एक स्पेस क्राफ्ट को रखा था जिससे कि पृथ्वी पर जाया जा सकता है। लेकिन उस जगह पर जो और जेसिका जब पहुंचे तो वो शॉक हो चुके थे क्योंकि रॉफ नाम की जिस आदमी को जो कि एक स्क्रीमर होता है उन्होंने मार दिया था वो अभी भी जिंदा था और जो के साथ ही चक का रूप धारण कर लेता है। जो को ये देखकर एकदम शॉक हो गया कि ये सारे रोबोट्स खुद के बॉडी पार्ट्स ठीक कर रहे हैं और अपने आप को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। जो और जेसिका जल्द से जल्द उस स्क्रीमर के पास पहुंच गए और उसे काफी ज्यादा डैमेज देने लगे क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेगा तो वो अपने आप को ठीक करके काफी पावरफुल हो जाएगा। जो ने तुरंत ही उस स्क्रीमर को ऊंचाई से नीचे ढकेल दिया था जिससे कि वो बेस में मौजूद एक प्लाज्मा रेस से लड़कर काफी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि अब उस स्क्रीमर का नामो निशान तो खत्म हो गया था, लेकिन जब जो और जेसिका उस स्पेस क्राफ्ट के पास पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद जो जेसिका को कहता है कि तुम इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर चले जाओ, यानी कि जो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जेसिका को बचाने के लिए कर रहा था। अब यहाँ पर जो जैसे ही ये सारी चीजें फाइनलाइज करता है तभी अचानक वहाँ पर जेसिका की एक डुप्लीकेट आ गई थी। जो तो पूरी तरीके से शॉक हो गया कि इन दोनों में से असली वाली जेसिका कौन है। उसे तो यही लगता है कि जिस जेसिका के हाथ से खून निकला था वही असली वाली है, पर बाद में उसे पता चला कि ये दोनों ही एआई स्क्रीमर्स हैं, यानी कि जो ने जिस जेसिका के हाथ में से खून निकाला था वो लेवल 4 का स्क्रीमर है। दरअसल लेवल 4 के स्क्रीमर्स की बॉडी में अपग्रेडेशन होता है कि वो किसी भी इंसानों का रूप धारण करने के साथ साथ उनकी इमोशंस और अपने बॉडी में ब्लड ट्रांसफर कर लेते थे, जिससे कि वो एआई एकदम इंसानों जैसे बन चुके होते हैं जिनके अंदर इमोशंस भी मौजूद होते हैं। जो को इतना तो पता चल चुका था कि इन दोनों एआई ने असली वाली जेसिका को जान से मार दिया है। जो किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो डुप्लीकेट वाली जेसिका उसे पकड़कर काफी ज्यादा मार रही होती है। हालांकि अब पता नहीं कैसे वो जेसिका जो कि जो के साथ स्टार्टिंग से थी वो तुरंत ही सामने आकर एआई वाली जेसिका को मारने लग जाती है, यानी कि वो किसी भी तरीके से जो की जान बचाना चाहती थी। अब उस डुप्लीकेट वाली जेसिका ने तो लेवल 4 वाली जेसिका को काफी ज्यादा मारा और घायल करके नीचे फेंक दिया, लेकिन जो ये सारी चीजें देख रहा होता है इसीलिए वो किसी भी तरीके से डुप्लीकेट वाली जेसिका को उस जगह पर खड़ा कर दे रहा था, जिसके बाद वो तुरंत ही स्पेसशिप के इग्निशन को ऑन कर देता है। वहां से निकलने वाली पूरी आग की वजह से वो स्क्रीमर पूरी तरीके से मारी गई थी, जो कि थोड़ी ही देर में हमेशा के लिए शट डाउन होने वाली थी। यहाँ पता चलता है कि इस जेसिका के अंदर वो सारे इमोशंस थे जो कि रियल वाले जेसिका की बॉडी में होते हैं, और इसी वजह से वो जो को पसंद करने लगी थी और उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन अब उस स्क्रीमर के मरने के बाद भी जो के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता और वो स्पेसशिप में बैठकर तुरंत ही अर्थ की तरफ रवाना हो गया था, जो अब लगातार बहुत ही ज्यादा स्पीड में पृथ्वी की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये होती है कि जो टेडी बेयर उन लेवल 3 वाले स्क्रीमर्स के पास था वही अब जो के पास भी होता है, और उससे एक डार्क सीक्रेट रिवील होता है कि जो भी एक लेवल 3 का स्क्रीमर है जिसने की शुरुआत से ही अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी, और उसने तो पहले से ही प्लान बना कर रखा होता है कि उसे किसी भी हालत में अर्थ तक पहुंचना है और अपनी आबादी और भी ज्यादा बढ़ानी है। यही रीजन होता है कि जब जो ये चेक कर रहा था कि जेसिका स्क्रीमर है कि नहीं, उसने उसके हाथ पर तो कट लगा दिया होता है, लेकिन वो अपने आप को कंफर्म करके जेसिका को नहीं दिखाता। और अब शायद लेवल 3 का स्क्रीमर होने के कारण जो पूरी तरीके से रेडी हो चुका था पृथ्वी पर जाकर तबाही मचाने और अपनी कॉलोनी स्थापित करने के लिए। दरअसल सच्चाई ये होती है कि जो जब जेफरसन के साथ उन एनईबी के बेस कैंप की तरफ निकला था तो एक रात गुजारने पर जब एक स्क्रीमर उनके ऊपर हमला कर रहा होता है तब जो ने उसे मार तो दिया था,
लेकिन जेफरसन को डांटने के बाद जब वो सभी रात को सो गए थे, उसी वक्त एक स्क्रीमर जमीन में से आकर जो को पूरी तरीके से मार देता है और उसने जो की पूरे बॉडी स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिससे कि अब वो स्क्रीमर जो की तरह बात कर सकता था और उसके पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता था। यही रीजन होता है कि पूरी जर्नी में कोई भी स्क्रीमर जो के ऊपर हमला नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद उनमें से एक होता है। अब जो का मिशन होता है कि पृथ्वी पर जाकर उसे पूरी तरीके से कॉलोनाइज किया जा सके, जो शायद अब अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और इसी डरावनी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।